अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू औरत कार्ड। कुछ महीने पहले जब साद रिजवी को गिरफ़्तार किया गया था तो उसके बाद टीएलपी सड़कों पर एहतजाज कर रही थी और उसके कुछ दिनों बाद वज़ीर आज़म साहब की मीटिंग हुई थी। कुछ मीडिया एंकर से, कुछ जर्नलिस्ट से उनकी एक मीटिंग हुई थी। उसमें रिपोर्टेडली कहा यह जाता है कि उसमें वज़ीर आज़म साहब ने उनको, जो लोग वहाँ मौजूद थे, उनको बड़ा क्लियरली ये कहा कि वो टीएलपी के हक़ में नहीं हैं, बल्कि वो टीएलपी पे बैन लगने के फेवर में हैं। और ये जो लोग वहाँ मौजूद थे, ये उनका कहना है। तो और ना सिर्फ ये, बल्कि वो बड़ी क्लियर थे कि इस मौके का फ़ायदा उठाना चाहिए कि जब वो सड़कों पे तोड़ फोड़ कर रहे हैं तो हमें बड़ा क्लियर होना चाहिए कि ये क्या हैं और ये कोई पीस लविंग लोग नहीं हैं। तो इस तीन चार महीने में ऐसा क्या हुआ कि वही वज़ीर आज़म हैं, वही उनकी हुकूमत है और अब एक मुआहदा हो गया है। बल्कि इन 2-3 दिन में क्या हुआ, 3-4 महीने को तो आप छोड़ें, इन 2-3 दिन में क्या हुआ कि शेख रशीद जो है वो इतना सख्त बयान देते हैं और वो बड़े क्लियर हैं कि हम टीएलपी को बिल्कुल ये तोड़ फोड़ और ये एहतजाज और पुलिस के साथ ये ज़्यादतियाँ नहीं करने देंगे, और 2 दिन बाद मुआहदा हो जाता है। तो ये क्या हुआ? मुआहदा किया किसने? क्या वज़ीर आज़म ने किया ये मुआहदा? क्या उनकी हुकूमत ने किया या किसी और ने किया? कहा तो जा रहा है किसी और ने किया, लेकिन वो हैं कौन? और वज़ीर आज़म ने कैसे उनको इजाज़त दे दी कि ये मुआहदा उनकी इजाज़त के बगैर ये प्रोसीड किया जाए? कैसे उन्होंने ये एक्सेप्ट कर लिया? तो टीएलपी के साथ जो मुआहदा हुआ है, इस पर बहुत से सवाल आते हैं और इससे आगे बहुत सी चीज़ों में जन्म देता है। लेकिन एक चीज़ जो पहले मेरा ख्याल है हमें बात कर लेनी चाहिए, वो ये है कि पुलिस वाले 6 अभी तक ऑफिशियली शहीद हुए हैं जी, यही नंबर्स 6 है और कई सैकड़ों ज़ख्मी हुए हैं और उनमें से बहुत से जो हैं वो क्रिटिकल हैं। अभी भी उनकी सेहतयाबी की कोई कंफर्मेशन नहीं है कि वो ठीक हो जाएंगे या नहीं होंगे। बहुत बुरी तरह मारपीट की गई है, उनको मार दिया गया, उनकी लाशें फेंक दी गई और इसका कोई जिम्मेदार नहीं, इस रियासत को कोई परवाह नहीं। ये बाद में मुआहदा कर लेती है, ये काला दम भी ख़त्म कर देती है, जो उनको काला दम डिक्लेयर किया था वो भी ख़त्म कर देती है, बैन हटा देती है, उनके आगे गोडे टेक देती है और अपने बच्चे भेज देती है कि चलो जाओ तुम मरो और फिर तुम्हारे खून के ऊपर हम ये करेंगे, उससे हम दस्तखत करेंगे। तो पुलिस का क्या कहना है इस पर मेमन? लेकिन नताशा, मेरी चंद पुलिस वालों से बात हुई, उनके अंदर तो शदीद गम और गुस्सा है। उन्होंने कहा कि हमें रीअश्योरेंस चाहिए हुकूमत की तरफ से कि जिन लोगों ने हमारे लोगों को शहीद किया, उनको मारा पीटा, तशद्दुद किया, उनके खिलाफ एक्शन होगा। अच्छा, हुकूमती अरकान ये कह तो रहे हैं, हमने टीवी पे भी ये बात सुनी है कि जी उनके खिलाफ एक्शन होगा, आप फिक्र ना करें। लेकिन जो लोग छोड़े जा रहे हैं वो किस वजह से पकड़े गए थे, उनमें से कई लोग, ये भी एक चीज़ है। तो और क्या इन लोगों को वाकई ही पकड़ा जाएगा या फिर कोई ना कोई बहाना करके क्या आइडेंटिफाई नहीं हुए या क्या हुआ? फिर दूसरी चीज़ ये कि पुलिस वाले ये भी कहते हैं कि उनके पास तो गन्स थी, वो तो हम पे डायरेक्ट फायर कर रहे थे और हमें जो था ये चीज़ कहा गया था कि आप इस्तेमाल नहीं करेंगे। आपको याद होगा एक ज़रार खोड़ो साहब ने एक्चुअली ट्वीट भी की थी वीडियो एक शहीद पुलिस वाले के भाई की, जिसने कहा कि उनसे वेपन्स वापस ले लिए गए और उनको लाठियां दे दी गई और लाठियों के बाद उनके साथ जिस तरह का तशद्दुद हुआ कि जिसकी वजह से वो डेथ हो गई। वो तो खैर हाँ, वो शहीद हुए और बाकियों के साथ जितना तशद्दुद जिस तरह से हुआ। तो पुलिस के अंदर इस वक्त, पंजाब पुलिस के अंदर बहुत गुस्सा है। वो कहते हैं हमें फ्रंट लाइन पर भेजा जाता है और इसलिए कि कल को ये फिर बाद में मुआहदे कर लेते हैं, ये हमें कोई जस्टिस हमें मिलना ही नहीं। फिर हम इनके लिए इस तरह ये रियासत कैसी है कि जिसके लिए हमने लड़ना है और वो हमारे से ओनरशिप वो ले लेते हैं, छीन लेते हैं। तो अगर सियासतदान, पॉलिटिकल लीडरशिप हमारे पीछे नहीं खड़ी होगी, रियासत हमारे पीछे नहीं खड़ी होगी, तो फिर हम ये किसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं? और ये भी उनसे मैंने पूछा कि आपको कोई पता है कि मुआहदे में इस सारे चीज़ के बारे में क्या बात हुई? तो उन्होंने कहा कि मुआहदे का तो हमें कुछ भी नहीं पता कि मुआहदे के अंदर क्या चीज़ें तय। वही जो बातें मीडिया को भी नहीं पता। देखिए नहीं, हाँ मतलब वो तो कह रहे हैं कैबिनेट में भी पता नहीं कि किसको पता है किसको नहीं पता। नहीं, मीडिया के जराए से बहुत सारी चीज़ें जो सामने आई वो हो रही हैं, हमने वो होती देखी। उन्होंने कहा था ना 7 से 10 दिनों में ये चीज़ें होंगी, लोग छूट गए, काला दम वाली चीज़ वापस हो रही है, साद रिजवी साहब को रिलीज करने लगे हैं, ये वन बाय वन शुरू, वन बाय वन। अच्छा रीमा, इसके अंदर क्योंकि बहुत लोगों ने सवाल भी उठाए, बहुत ज़्यादा एक कन्फ्यूजन भी थी कि कल अदम को अब कैसे, जिस तरह उन्होंने एक समरी जो है भेजी काबीना को, पंजाब की काबीना को, उन्होंने उसको प्रूव कर दिया, अब वो फेडरल गवर्नमेंट में दे देंगे कि इसको वापस ले लिया जाए। फिर साद रिजवी साहब के अरेस्ट के ऊपर, जो कि डिटेंशन थी, उसके ऊपर भी कि जी उनके ऊपर केस क्या है, हैं केसेस नहीं, क्योंकि हमने
कई था ये भी सुना कि उनके ऊपर तो बड़े केसेस हैं, लेकिन उनको पकड़ा किस चीज़ में गया था। तो मेरे ख्याल में ये चीज़ें भी लोगों को ये ज़रा एक्सप्लेन कर दीजिए कि हुआ क्या था और क्या ये चीज़ें इतनी आसान क्यों है। और आपको याद है हमने एक वीडियो पहले बहुत अरसा पहले की थी इनके बैन के ऊपर भी, और ये कि इलेक्टोरली ये बैन नहीं हुए और उसका प्रोसीजर आपने एक्सप्लेन भी किया था। तो ज़रा अगर ये वाला प्रोसीजर भी आप एक्सप्लेन करें। अच्छा, 2-3 चीज़ें हैं इसमें। पहली तो ये मेरा ख्याल है मुआहिदा इन इट सेल्फ कोई बुरी चीज़ नहीं है। TLP भी पाकिस्तान की ही एक जमात है, इलेक्शन कमीशन के साथ रजिस्टर्ड है, इलेक्शन लड़ती है। अब कई सैकड़ों हज़ारों लोग जो हैं उनको मैं पर्सनली, अगर नेगोशिएशन हो सकती है, मेरा ख्याल है एंड तक होनी चाहिए, मेरा अपनी राय है। क्योंकि चाहे कोई भी जमात हो, रियासत को यूज़ ऑफ फोर्स लास्ट रिजॉर्ट पे इस्तेमाल करना पड़ता है मेरी नज़र में। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि मुआहिदा किन टर्म्स पे हुआ। सो एज ए सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान, एक पाकिस्तानी शहरी होने के नाते हम सबका ये हक है कि हम जानें कि मुआहिदा किन टर्म्स पे हुआ। और मेरा ख्याल है ये बहुत ज़्यादती है और एक तरह से बिट्रेयल है पाकिस्तानी अवाम के साथ कि हुकूमत या जिसने भी ये मुआहिदा करवाया वो इसको सीक्रेट रख रहे हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ ये देखिए, हमने जब TLP को बैन किया गया अप्रैल में, मैंने तब भी एतराज़ किया। मेरी नज़र में वो सही तरीक़ाकार नहीं था। क्यों? इसकी 2 वजूहात हैं। एक, कानूनी तौर पे एक पॉलिटिकल पार्टी को आपको सुप्रीम कोर्ट के पास जाना होता है, उनको डिज़ोल्व करना होता है एज ए पॉलिटिकल पार्टी। उनको सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट फैसला करती है। आपने एंटी टेररिज्म एक्ट के तहत एक एग्जीक्यूटिव फैसला किया, उनको सुने बगैर उनको बैन कर दिया। सो कानूनी तौर पे मुझे उसमें एक गलती नज़र आ रही थी। मैं कन्फ्यूजन नहीं कहूँगी, मेरा ख्याल है गलती थी। दूसरा, किसी तंजीम को भी अगर आपने बैन करना है, उससे पहले एक बहुत सी और चीज़ें होती हैं। रियासत में क्लैरिटी होनी चाहिए कि कल को वो इस तरह के मुआहिदे नहीं करेगी, और अप्रैल में ही नज़र आ रहा था कि वो क्लैरिटी मौजूद नहीं है। जो होमवर्क आपको पहले करना था, जो स्टेप्स आपको पहले लेने चाहिए थे, वो आपने नहीं लिए। पता नहीं जोश में आके आपने बैन कर दिया, क्या करने के लिए, मुझे सर ना पाँव समझ आती है उस फैसले की। और मैं एक्सपेक्ट कर रही थी तब भी कि ये फ़ैसला वापस लेंगे, और अब लग रहा है कि वो फ़ैसला वापस ले सकते हैं। इसमें कोई लीगल इशू ही नहीं है, क्योंकि आपने सुप्रीम कोर्ट से तो नहीं उनको डिज़ोल्व करवाया, आपने एक एग्जीक्यूटिव फ़ैसला किया एंटी टेररिज्म एक्ट के तहत, और वो आप वापस भी ले सकते हैं। इसमें मेरा नहीं ख्याल कोई इशू है। साद रिजवी साहब का जो प्रिवेंटिव डिटेंशन है, उसमें मेरा ख्याल है कुछ हद तक TLP की जो तशवीश थी वो दुरुस्त थी। अब थोड़ा सा मैं टेक्निकली बताऊं हुआ क्या। अप्रैल में TLP की मीटिंग हुई, उन्होंने ऐलान किया हम एहतजाज करेंगे। उसके बाद साद रिजवी साहब को प्रिवेंटिव डिटेंशन, कि आप पे कोई चार्ज नहीं है, आपको प्रिवेंटिवली डिटेन कर दिया जाता है MPO के तहत, मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर, जो 3 महीने तक आप कर सकते हैं। फिर जजेस का एक रिव्यू बोर्ड बैठता है, वो देखता है कि आप मज़ीद डिटेन कर सकते हैं कि नहीं। और साद रिजवी साहब के केस में लाहौर हाई कोर्ट के जजेस का रिव्यू बोर्ड बैठा, उन्होंने कहा आपके पास ग्राउंड्स ही नहीं है उनको मज़ीद डिटेन करने के लिए। फिर हुकूमत ने मेरा ख्याल है जुलाई में जाके दहशतगर्दी का जो एक्ट है उसके तहत उन्हीं ग्राउंड्स पे उनको डिटेन कर दिया। उनकी फैमिली ने लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज किया, और लाहौर हाई कोर्ट के सिंगल मेंबर जज ने फैसला किया कि आप वही ग्राउंड्स जो रिव्यू बोर्ड ने रिजेक्ट किए हैं, उन्हीं ग्राउंड्स पे आपने एक और कानून के तहत उन्हें प्रिवेंटिवली डिटेन कर दिया। कोई चार्जेस हो, कोई ट्रायल हो, यहाँ पे तो आपने उन्हें ये नहीं कहा उन्होंने कुछ गलत किया है, आपको खदशा है कि अगर वो बाहर होंगे वो कुछ गलत करेंगे, लॉ एंड ऑर्डर को नुकसान पहुँचाएंगे। अब आप कितनी देर किसी को प्रिवेंटिवली डिटेन कर सकते हैं। अच्छा, लाहौर हाई कोर्ट का फैसला हुकूमत ने चैलेंज किया सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट ने टेक्निकल वजूहात पे उसको जो है सस्पेंड किया, और अब लाहौर हाई कोर्ट में फिर से वो चल रहा है। अगेन उनको बेल का इशू नहीं है, ये प्रिवेंटिव डिटेंशन है जो एक एग्जीक्यूटिव फैसला है। कल हुकूमत कह सकती है हमने मजीद उन्हें डिटेन नहीं करना, वो बाहर आ सकते हैं। तो जुडिशली कानूनी तौर पे इन 2 चीज़ों पे कोई आपकी कदगन उस तरह से या हर्डल नहीं है। ये बहुत अहम बात है, क्योंकि फवाद चौधरी साहब भी और भी हुकूमत के वज़रा ये कह रहे थे कि नहीं हम अदालत की कार्रवाई के बगैर ये चीज़ें नहीं कर सकते। तो बहुत आसान है, आप कर सकते हैं, लेकिन अगेन आपने ये किस बेसिस पे किया ये अहम है। आपने पहले खुद से एक फ़ैसला लिया उनको बैन करने का, और अब आप ब्लैकमेल हो के फ़ैसला ले रहे हैं कि आपने वापस बैन लेना है, और ये पूरी रियासत को एम्बैरस करता है और एक तरह से बिट्रेयल है उन सब का
जो रीमा, इससे तो ऐसे लग रहा है कि हुकूमत चाहती ही नहीं थी उन पे पाबंदी लगाना तहरीक लबैक पे, और शायद हुकूमत चाहती ही नहीं थी कि साद रिजवी पे कोई ऐसा केस बनाया जाए। हुकूमत चाहती थी, अच्छा हुकूमत चाहती थी, रियासत नहीं चाहती थी। रियासत नहीं चाहती, रियासत नहीं चाहती। देखिए बड़ी फाइन डिस्टिंक्शन। हाँ, ये तो वैसे बात आपकी इन रेड लाइन। अच्छा, एक और भी बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ हुई है इस हफ्ते में, वो ये कि पीटीआई के एक सेनेटर है एजाज चौधरी साहब, जिनके तर्जुमान ने या उनके दफ्तर से ये खबर आई और फिर मीडिया में भी चली कि उन्होंने कहा कि हम तहरीक लबैक जो एक कलादम तंजीम है उनके साथ सीट एडजस्टमेंट करना चाहेंगे, मतलब पीटीआई टीएलपी के साथ एक सीट एडजस्टमेंट करना चाहेगी। वो मेरे ख्याल से बाद में काफ़ी वुज़रा ने आके कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, उन्होंने डिनाई कर दिया। फवाद चौधरी साहब ने ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि कोई भी इस तरह की जमात के साथ जो अलायंस है वो आपको इंटरनेशनली आइसोलेट कर देगी, उस जमात को जो इस तरह के अलायंस करेगा। फवाद चौधरी साहब किसी और उसमें है आजकल, क्या कहते हैं, अब पता नहीं वो रियासत में या हुकूमत में, मुझे नहीं पता, लेकिन ये इसी किस्म की एक बात फरवरी में भी हुई थी। तब भी तहरीक लबैक के साथ एक मुआहदा साइन किया था हुकूमत ने, तो तब जो तहरीक लबैक से जो थे जिनका साइन था उस मुआहदे पे, उनका नाम था डॉक्टर शफीक। वो बाद में आए और उन्होंने कहा कि पीटीआई के एक वुज़रा है कराची से जिन्होंने हमें सेनेट की सीट पंजाब से ऑफ़र की है, और उन्होंने कहा है कि आप सेनेट की सीट ले लें और अपने ये जो सारे मुतालबात है ना कि फ्रांस के सफ़ीर को निकाल दें मुल्क से, ये आप वापस ले लें अपने। अब उसमें भी पता नहीं कितनी सच्चाई थी, क्योंकि उस वक्त मेरा नहीं ख्याल है कि कोई डिनायल आया था पीटीआई की तरफ से। खैर, अज्यूम करते हैं कि पीटीआई और टीएलपी की अलायंस होती है, तो उस पर इलेक्शन पे क्या असर पड़ेगा, अगले इलेक्शन पे। माजिद निज़ामी साहब हैं जियो के, उन्होंने इस पर एक रिपोर्ट की है। उन्होंने ये कहा है कि ये जो एक तासुर है कि 2018 के इलेक्शन में टीएलपी ने मुस्लिम लीग नून के वोट ज़्यादा ख़राब किए थे, ये गलत है। असल में पीटीआई के ज़्यादा वोट टीएलपी ने ख़राब किए थे, बल्कि उन्होंने जो नंबर दिया है वो ये है कि 17 नेशनल असेंबली की ऐसी सीटें हैं जो पीटीआई जीत सकती थी, लेकिन वो हार गई टीएलपी की वजह से। और उन्होंने वजह ये बताई है कि इन सीटों पे जो विनिंग मार्जिन था, कैंडिडेट जो जीता है और कैंडिडेट जो हारा है, वो टीएलपी के वोट से कम था। मिसाल के तौर पे ख्वाजा आसिफ उस्मान दार साहब की जो सीट है उसमें जो विनिंग मार्जिन था वो था सिर्फ 1400 वोट। टीएलपी के उस हलके में 9000 वोट पड़े थे। तो अगर आप अज्यूम करें कि सीट एडजस्टमेंट होती है, तो अगर ये टीएलपी के वोट पीटीआई को जाते हैं तो यहाँ से ख्वाजा आसिफ साहब हार जाते और उस्मान दार साहब जीत जाते। इसी तरह की और भी बड़ी सीटें, राना सनाउल्लाह साहब की सीट है नेशनल असेंबली की, जिसमें विनिंग मार्जिन सिर्फ 2000 था, टीएलपी के 9000 10,000 वोट पड़े थे। तो वो ये कहते हैं कि अगर मुस्लिम लीग नून को 14 सीटें हारी है टीएलपी की वजह से, तो पीटीआई 17 सीटें नेशनल असेंबली की हारी है टीएलपी की वजह से। तो ये बड़े मुझे इंटरेस्टिंग एक नंबर लगा। अब पता नहीं सीट एडजस्टमेंट होती है या नहीं। माजी में हमने देखा है कि हमारी सियासी जमातें जो हैं महमिल, वो इस किस्म की एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से कर ही लेती हैं कोई ना कोई इलेक्टोरल अलायंस। आपको शायद याद होगा मुस्लिम लीग नून, बल्कि राना सनाउल्लाह तो ऑन द रिकॉर्ड है 2010 में, उन्होंने ये बात की कि मैं तो सिपाही साहबा और ASWJ के चीफ से 2 दफ़ा मिला हूँ उनसे सपोर्ट मांगने के लिए इलेक्शन में। और इसी तरह का कुछ पीपल्स पार्टी का, अगर आपको याद होगा 1993 में उन्होंने पंजाब में की काबीना में सिपाही साहबा के एक बड़े सीनियर लीडर को मिनिस्ट्री भी दी थी, जिन पे 8 कत्ल के केसेस थे, बाद में अरेस्ट हो गए थे, लेकिन वो मिनिस्टर भी बन गए थे उससे पहले। तो ये तो होता रहता है हमारी सियासत में, हमने देखा है, कोई पहली बार तो नहीं होगा अगर पीटीआई करती है। देखिए बात ये ना कि ये जो इस तरह की पार्टीज होती हैं ये स्पॉयलर्स होती हैं। ये क्योंकि देखिए राइट विंग वोट जो है वो बहुत ज़्यादा, और ये राइट विंग पार्टीज़ ही हैं। अगर आप मुस्लिम लीग नून को भी ले लें, पीटीआई को भी ले लें, राइट विंग पार्टीज़ है, तो इनको राइट विंग वोट ही केटर करता है। तो ये जो एक्सट्रीम राइट वाली भी पार्टीज़ होती हैं, ये फिर इनका वोट जो है वो काटती हैं। मैं ज़रा थोड़ी सी कुछ चीज़ें जो मुझे ज़रा कंफ्यूज कर रही हैं वो ये कि जो बातें भी हुई अभी तक, खैर मुआहदा तो सीक्रेट है किसी हमारे। अच्छा, मजे की बात ये है कि अली मोहम्मद खान से पूछा गया शाहजेब ने शो पे कि वज़ीर आज़म को पता है, उन्होंने जवाब नहीं दिया, उन्होंने कहा खड़ा है इमरान। उन्होंने जवाब नहीं दिया। फैसल बादल ने डिलीट कर दी।
हाँ कि वो कह फैसल रहे वाडा थे ने ट्वीट करके डिलीट कर कि दिया। पहले वाले का उनको हाँ, और वो खत्म कुछ आ वज़ीरों जाएगा। पे तनकीद देखिए, कर रहे जो अली मोहम्मद खान ने तो इसी- रियासत को पता और है, शाह हुकूमत महमूद को नहीं कुरैशी पता। क्या कर रहे थे इसमें? फॉरेन मिनिस्टर का क्या काम हाँ था? वो मैंने कुछ लोगों से पूछा तो उन्होंने कहा कि ये सिर्फ अपने लोकल पॉलिटिक्स के लिए, जिस तरह अभी मैंने स्पॉइलर वाले वोट की बात की है ना, ये उसको ही केटर कर रहे हैं। इनको अब ये नहीं कि हालांकि फॉरेन मिनिस्टर का ओहदा बहुत बड़ा होता है, आपने दुनिया में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना है, आपने यूरोपियन यूनियन भी जाना है, फैटफ का भी मसला चल रहा है, सब कुछ हो रहा है, फिर भी आप अपनी लोकल पॉलिटिक्स के लिए आपने वो चीज़ आप जीटी रोड पे एक छोटी सी खंदक के साथ बैठे। एक चीज़ जो मैं पूछना मैं चाहती सिर्फ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक छोटी सी बात करना चाहूंगी, वो जो मुफ्ती मुनीब साहब के साथ और शाह महमूद कुरैशी के साथ, उसमें ऐसा नहीं लग रहा था कि हुकूमत जो है वो कलादम है क्योंकि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिर्फ मुफ्ती मुनीब साहब जो थे वो बात कर रहे थे, आखिर में शाह महमूद साहब ने जल्दी से कुछ 2-3 लाख बोले और उठ के चले गए। और सवालों के जवाब नहीं दिए, फिर वैसे ही हमें समझाओ। वीडियो रिकॉर्ड करके वो प्रेस कॉन्फ्रेंस दे देते, वो अगर जवाब नहीं देते। अच्छा खैर, इसमें 2-3 चीज़ें जो मुझे ज़रा कंफ्यूजिंग लगी, वो ये कि अली मोहम्मद खान साहब ने भी कहा, जो बातें ज़राए से आ रही थी कि जी इनको मेन स्ट्रीम करना है। मेन स्ट्रीम का क्या मतलब है? आपने उनको, जैसा रीमा ने पूरा एक्सप्लेन किया है कि आपने उनको कलअदम तो कर दिया, लेकिन आपने सुप्रीम कोर्ट तो आप गए नहीं, तो इलेक्शन कमीशन में तो अभी भी रजिस्टर्ड हैं, वो इलेक्शन भी लड़े हैं, हमने देखा है कि वो सारे इलेक्शन लड़े हैं उसके बाद कलअदम होने के बावजूद भी। ये भी कंटोनमेंट बोर्ड के भी इलेक्शन लड़े हैं और बड़े जो है उन काफ़ी वोट भी ले रहे थे। तो मेन स्ट्रीमिंग का क्या मतलब है? इससे ज़्यादा क्या मेन स्ट्रीम होना है कि वो 22 लाख वोट पहले ही पंजाब में ले चुके हैं, 2 उनकी सीटें हैं सिंध के अंदर, तो इसका मतलब क्या है? अच्छा, दूसरी जो चीज़ है वो ये कहा जा रहा है इसमें, यानी कि इसमें कोई क्लैरिटी नहीं है कि मेन स्ट्रीम का, ये कई दफ़ा मतलब पूछे भी, तो खैर मुझे इस चीज़ की, अगर आप लोगों को इस चीज़ की समझ आई हो तो ज़रूर बताइएगा। और हमें नहीं समझ आई। इससे ज्यादा मेनस्ट्रीम और सिर्फ यही हो सकते हैं कि बाकी सब जमातों पे को कालादम डिक्लेयर कर दिया जाए और सिर्फ गलियां हो जाए सुनिया विच टीएलपी फिरे, ठीक है? यही हो सकता है इससे ज्यादा नहीं, फिर मेनस्ट्रीम नहीं, क्योंकि मुझे वाकई सच्ची बात है, मैंने कहा कि अच्छा फिर पता नहीं क्या और क्या होता है इलेक्शन लड़ने के अलावा, क्या मेन स्ट्रीमिंग हो सकती है? या तो फिर वही बात है कि आप इलेक्टोरल अलायंस करके उनको एक्चुअली अगली हुकूमत का या तो हिस्सा बना रहे हैं, कोई इस तरह की मेन स्ट्रीमिंग करनी है। और मैं छोटी सी बात में ऐड करूं, उनकी आइडियोलॉजी कितनी मेन स्ट्रीम है। हर पार्टी के जो आपके लोग हैं, लीडर्स हैं, वो बढ़ चढ़ के कहना चाह रहे हैं कि हम भी इन्हीं बातों पे यकीन करते हैं और उनकी आइडियोलॉजी से हमें कोई इख्तलाफ नहीं है। इससे ज्यादा मेन स्ट्रीम आइडियोलॉजी में पाकिस्तान में कौन सी है आज? और एक चीज जो और जरा ऐसे, क्योंकि जाहिर बात है हमारे पास तो नहीं है मुआहदा, हमें नहीं पता पता नहीं कितने दिन सीक्रेट रहना, उसमें ये भी जराए ने कहा कि वो कह रहे हैं कि अब ये प्रोटेस्ट इस तरह की कोई और नहीं करेंगे, ये भी एक खबर आई। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि इन्होंने जितनी दफा प्रोटेस्ट की उतनी दफा कुछ घर लेकर गए, ये पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से ही आए और पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से ही वापस गए, रियासत ने हर दफा घुटने टेके, तो फिर आप कैसे गारंटी कर सकते हैं कि ये अगली दफा भी नहीं निकलेंगे? ये तो हर दफा वो तो कहते हैं ना, वो तो अपने वोटर्स को भी जाकर यही दिखाएंगे ना, हम तो जब गए हैं, कभी हमने वजीर का इस्तीफा लिया है, कभी हमने इस तरह का मुआहदा लिया, कभी हमने अपने सारे लोग छुड़वा लिए, हमने अपने अनबैन अपने आप को करा लिया, और भी बहुत सारी चीजें, और हमारे फैसिलिटेटर्स बहुत बड़े बड़े नाम है इसमें। हाँ, तो फिर आप मुझे बताएं कि ये गारंटी किसने दी है और कौन इसके ऊपर और नेक्स्ट टाइम नहीं होगा? तो खैर एनीवे, ये कुछ कंफ्यूजन है, एक रियासत की कंफ्यूजन है, कोई क्लैरिटी नहीं है, एक दिन कलअदम होती है, दूसरे रियासत कुछ लोगों के नाम पे बिल्कुल उसकी कंफ्यूजन फिर खत्म हो जाती है ना। इंडिया पीछे होता है, लेकिन फिर वो भी है, इंडिया तो हम लोग इंडियन एजेंट बन जाते हैं, उनको कहे कि नहीं जी नहीं वो है, और फिर आपके इंटीरियर मिनिस्टर ये भी कहते हैं कि इनके ऊपर इंटरनेशनल पाबंदियां भी लग सकती हैं, इनको वो दहशतगर्द डिक्लेयर किया जा सकता है, और फिर मुआहदा भी हो जाता है। तो अगर इतने हैं मतलब कि इस किस्म की जमात है। और मैम एक और अहम चीज़ ये है कि और भी इस मुल्क में ग्रुप्स हैं, मूवमेंट्स हैं, उनको किस तरह ट्रीट किया जाता है। हमने इस सिलसिले में रियासत के डबल स्टैंडर्ड्स, उनके दोहरे मयार भी देखे हैं कि अगर आप मज़हब के नाम पे बाहर निकले हो, आप रियासत के आप पुलिस वालों को मार सकते हो, उन पे तशद्दुद कर सकते हो, कई दिन आप मुल्क के बड़े शहर ब्लॉक कर सकते हो, लेकिन रियासत एंड में आपके सामने घुटने टेकती है। लेकिन अगर आप कोई एथनो नेशनलिस्ट मूवमेंट का हिस्सा हो, अगर आप इंसानी हकूक़ की बात करते हो, अगर आप आइन की बात करते हो, तो तब आपके साथ बहुत मुख्तलिफ सलूक किया जाएगा। पिछले कुछ दिनों में एक और चीज़ भी हुई, हमने इस पर वीडियो भी की थी। अली वज़ीर साहब इलेक्टेड MNA हैं, उन्होंने तशद्दुद नहीं किया, किसी की जान नहीं ली,
उनको एक स्पीच के ऊपर, अल्फाज के ऊपर कोई वो 10-11 महीने से जेल में हैं और अब उनके खिलाफ चार्जेस भी हो गए हैं सिडिशन के, कि वो मुल्क के खिलाफ और हमारी रियासत के खिलाफ बात करते हैं, गद्दार हैं। लेकिन दूसरी तरफ वो लोग हैं जिन्होंने पुलिस वालों की जानें भी ली, जिन्होंने रियासत को सरेआम सबके सामने धमकी दी, कुफर के और फतवे लगाए बहुत बड़े बड़े नामों पे, और उनके सामने रियासत ने उनके साथ डील कर ली। और हमने और भी देखा है कई वुज़रा जो अब राइट टू प्रोटेस्ट की बात करते हैं, कहते हैं नहीं हमारे साथ भी अपने शहरियों के साथ ऐसा सलूक नहीं हम कर सकते, रियासत जो है वो माँ जैसी होती है, बातचीत करती है। लेकिन जो पीटीएम है उसके साथ रियासत ऐसा सलूक क्यों नहीं करती? क्या वो सौतेले बच्चे हैं? क्या वो जो बात सही बात है, रिटोरिकल सवाल है, हम सबको पता है वो सौतेले बच्चे हैं। इस मुल्क में सिर्फ आप मजहब की बात करो तो तब आपको सुना जाता है। मुल्क में आप मीडिया के टॉक शोज के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर देते हैं, आप कॉलम्स के ऊपर लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर देते हैं, आपके वुज़रा के बारे में जिस किस्म के अल्फाज इस मुआहदे के बाद इस्तेमाल किए गए आपको उस पर चुप लग जाती है, और फिर मीडिया के ऊपर अटैक आ जाता है कि मीडिया जो है ना वो मीडिया गलत है। हाँ सही कह रहे हैं लोग कि अभी जो सब है अली वजीर साहब टीएलपी ज्वाइन कर ले, कल ही छुट जाएंगे। नहीं, मंजूर पश्तीन ने भी साफी साहब को ये बात की कि फिर हम भी पुरतशद्दुद बन जाते हैं तो फिर शायद हमारे साथ एक्चुअली बहुत जर्नलिस्ट ने किया, और ये वो जर्नलिस्ट हैं जिनको आप नहीं एक्सपेक्ट करते कि वो ये वाली बात करेंगे। बहुत जर्नलिस्ट ने ये बात की है कि ये अली वजीर के साथ फिर बिल्कुल यार अगर अली वजीर का नाम नहीं लिया तो कुछ और हैं जिन्होंने इनडायरेक्टली बात की। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल औरत कार्ड को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकॉन हिट कर दें। जब भी नई वीडियो अपलोड होगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग औरत कार्ड।